नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आज आप सबके सामने हूं अपना पॉडकास्ट चैनल लेकर, जिसका नाम है पॉडकास्ट विद विशाल, चैट दिल से। धीरे धीरे ये चैनल अपना सफ़र आगे बढ़ा रहा है। आप सबका सपोर्ट, आप सबका जो मार्गदर्शन है इस चैनल को मिल रहा है और हम हर बार कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ अच्छा और नई चीज़ इस चैनल में लेकर आएँ। आज इसी कड़ी में हमारे साथ बहुत ही स्पेशल मेहमान जुड़े हैं और जिस दिन ये एपिसोड शूट हो रहा है बहुत ही ख़ास दिन है, बहुत ही स्पेशल डे है। आज इंटरनेशनल योगा डे के साथ साथ फादर्स डे भी है। जिन दोनों त्योहारों की जो बधाइयाँ इस चैनल के थ्रू मैं आप सबको देना चाहता हूँ। आज के जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी मुकाम हासिल किया है उसके पीछे एक कड़ी मेहनत और एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है जो आज हमारे साथ वो शेयर करेंगे। ना सिर्फ वो योगा में मास्टर हैं, योगाचार्य हैं, बल्कि इसके साथ साथ एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट भी हैं, जो अपनी सेवाएं और ट्रीटमेंट के माध्यम से आज 2006 से अपना जो संस्थान है गुरुकुल योग एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर रन कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने इसमें लाभ लिया। योगा न सिर्फ एक एक्सरसाइज है, एक तपस्या है जिसको धीरे धीरे करके प्राप्त करना पड़ता है। और ज़्यादा इसमें आगे ना बोलते हुए मैं चाहूँगा कि अपने मेहमान को अपने चैनल में इंट्रोड्यूस करूँ, डॉक्टर डी.के. आनंद सर। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर डी.के. आनंद सर। सर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत चैनल में। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और मैं चाहूँगा सर एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ अपन अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं कि आपकी जर्नी, आपकी सफ़र के बारे में हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा बहुत बताइए, कैसा रहा आपका सफ़र। मैं योगाचार्य डॉक्टर डी.के. आनंद आप सबों के बीच कोरबा शहर में पिछले 20 वर्षों से मैं अपना सेवा दे रहा हूँ। कहते हैं लोग कि जीवन में जब आगे बढ़ता है तो उसके पीछे बहुत लोगों का आशीर्वाद होता है, बहुत लोगों की दुआएं होती हैं और व्यक्ति का मेहनत और लक भी साथ में ज़रूर रहता है। जब हम 2006 में कोरबा पदार्पण किए तो यहाँ की धरती, यहाँ की मिट्टी की खुशबू ने मुझे यहीं खींच करके यहीं रख लिया और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य के कारण मुझे ऐसा लगा कि यह जो छत्तीसगढ़ का कोरबा शहर है यह अपने आप में एक देवभूमि है। कहा जाता है कि भगवान राम का भी धरती यह रहा है जी। तो मैंने 2006 से अपना सफ़र कोरबा शहर में योग के माध्यम से शुरू किया और योग के साथ साथ मैंने नेचुरोपैथी का भी मैंने लोगों को लाभ पहुंचाया नेचुरोपैथी से, जिसमें एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, शिरोधारा, पंचकर्म और साथ ही साथ न्यूरोथेरेपी, कपिंग थेरेपी और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितने भी प्राकृतिक उपचार होते हैं उसमें मैंने काफ़ी अध्ययन करके वर्ष 2001 में मैं केरल गया, त्रिवेंद्रम, जहाँ पर मैंने अपने योग में पीएचडी हासिल करने के बाद एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी ये सब में मैंने डिप्लोमा हासिल किया। मैंने वहाँ के 3 से 4 ऐसे बड़े बड़े संस्थान में कार्य किया सीखने के बाद, प्रशिक्षण लेने के बाद, और मुझे ऐसा लगा कि इस चीज़ को लोगों तक पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज दुनिया में लोग जो है वो एलोपैथिक के पीछे भाग करके बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। तो मेरे जो जीजा जी थे
उसको साइटिका का प्रॉब्लम था जी। और उन दिनों में मैं बहुत परेशान था कि इनका साइटिका कैसे ठीक होगा। जी जी। तो डॉक्टर के पास जब हम उनको लेकर गए तो ये बात मैं बता रहा हूँ 92 का। अच्छा। तो मैं देखा कि डॉक्टर के पास उनको हड्डी के डॉक्टर थे, डॉक्टर उदय आदित्य करके थे। वो लेटा दिए, लेटा करके पाँव में पहले तो रस्सी बांधे और उसमें 2 किलो का वेट डाल करके और पाँव को खींच करके एक स्ट्रेचर पर लेटा करके उसको एक वेट दे करके और पाँव को खींच करके उसको, ताकि उसका नस खिंचा जाए और कम से कम 3 से 4 दिन उसको उसी अवस्था में रख करके स्ट्रेच करने के लिए, ताकि उसका जो साइटिका का नस है वो सही हो जाए। जिसको मैंने नजदीक से देखा, इतना उनको दर्द होता था, इतना दर्द कि मैं सोचता था कि क्या ये उपचार है, इस तरह से आदमी का तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो तब मुझे एहसास हुआ कि ऐसी कोई नेचुरोपैथी पद्धति हो जिसके माध्यम से मैं इस चीजों को मैं ठीक कर सकूं, मैं स्वयं ठीक कर सकूं। तो उसमें मैंने आगे बढ़ा और मैं देखा कि एक्यूप्रेशर में, एक्यूपंक्चर में इसका इलाज बहुत ही चुटकियों में ठीक होने वाला है। अच्छा। तब मैंने केरल में इसकी थेरेपी का मैंने प्रशिक्षण लिया और जब मैं एक्यूप्रेशर करना चालू किया तो मुझे भी विश्वास नहीं होता था कि सही में एक किसी पॉइंट को दबाने से क्या साइटिका की नस ठीक हो जाती है। ठीक बात है। तो मैंने इसके ऊपर काफी अध्ययन किया उसके बाद और फिर मैं देखा कि साइटिका ही नहीं बल्कि स्पॉन्डिलाइटिक, सर्वाइकल, बैक पेन, न्यूरो से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे एक्यूप्रेशर से, एक्यूपंक्चर से ठीक हो सकते हैं। ठीक। सर, सबसे पहले तो आप बताइए इंट्रोडक्शन के बाद कि एक्चुअल में योग क्या है। हमारे व्यूअर्स को एक क्लियर होना चाहिए। सब जानते तो हैं कि योगा एक एक्सरसाइज का प्रकार है, पर आपके नज़रिए से योगा क्या है? देखिए, एक तरह से ये तो मिथ है कि योग का मतलब एक्सरसाइज जी, बट ऐसा होता नहीं है। हाँ। और ना ही हमारे ऋषि मुनि ने ऐसा कंसेप्ट दिया है जी। योग का जो मतलब होता है योगस वृत्ति निरोधा। हमारे शरीर के अंदर जितने भी वृत्तियां हैं जी, उसका निरोध है। और दूसरा उसका श्लोक है कि संयोगो योगो इत्युक्ते जीवात्मा परमात्मा ने। आत्मा की परमात्मा से जो मिलन है वही योग है। 1 + 1 = 2 नहीं, 1 + 1 = 1। ओके। मीन्स 2 एंटिटी है, दोनों एंटिटी को जब हम मिला देते हैं तो एक एंटिटी हो जाता है। तो वही है योग। जैसे एक चीनी है और पानी, दोनों को हम मिला दिए, मिलाने के बाद वो शरबत बन गया, घोल बन गई जी। तो उसी तरह से योग जो है वो यूनिफिकेशन ऑफ जीवात्मा विथ परमात्मा। ओके। तो आत्मा को परमात्मा मिलाने की जो प्रक्रिया है वही है योग। तो योग से बहुत सारे लाभ होते हैं जी। हमारे जीवन में। सबसे पहला चीज है कि शरीर, मन और आत्मा, यह 3 चीज है और तीनों में समन्वय स्थापित करना यह बहुत जरूरी है। तो तीनों को समन्वय स्थापित करता है योग। और महर्षि पतंजलि ने इस योग में 8 अंग दिए, 8 सीढ़ी दी उन्होंने। अच्छा। कि आप कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तो वो सीढ़ी दी है 8। तो जिसमें है सबसे पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यह जो 8 अंग है इसको 8 सीढ़ी बोलते हैं जी। तो इस सीढ़ी के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं और जीवन में हम जब इन 8 सूत्र को पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम अपने आप में स्वस्थ रहेंगे। इसलिए योग में एक सूत्र भी है, जो करे योग वो रहे निरोग। जी। तो निरोगी काया अगर है तो उसमें हमारे शरीर के अंदर क्या होगा कि कोई भी बाहरी
जितनी भी निगेटिविटी है वो अंदर जाएगा नहीं। बिल्कुल। तो बाहर की जो दुनिया की निगेटिविटी है, प्रकृति के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव भी चीज है और निगेटिव चीज भी है। तो शरीर में क्या होता है, एक तरह से कवच क्रिएट हो जाता है। योग करने से शरीर में कवच पैदा हो जाता है और वो कवच उसी चीज को अंदर जाने देगा जो पॉजिटिव चीज है जी, नेगेटिविटी को अपने आप बाहर रखेगा। इसलिए योग जो है वो क्या करती है, हमें जोड़ती है, हमारे मन शरीर आत्मा को जोड़ती है, परिवार में एक दूसरे से जोड़ती है, समाज में एक दूसरे को जोड़ता है, देश को जोड़ता है, पूरे विश्व को जोड़ता है। यह समाज को जोड़ने की प्रक्रिया को ही योग कहा जाता है। योग का मतलब ये नहीं कि बिखराव, योग का मतलब है जोड़ना, समाज को जोड़ना, देश को जोड़ना और प्रगति करना। जी जी जी। तो इसमें योग के माध्यम से हम अपने आप को स्वास्थ्य लाभ करते हैं और उसके साथ साथ हम अपने मन पर नियंत्रण करते हैं। मन शांत होता है। जब मन शांत होगा तो अपने आप शांत मन में परमात्मा का वास होता है और शरीर स्वस्थ रहेगा। जी जी। तो अभी सर आज के बिजी लाइफ में जहाँ पर आज लोग जितने यंगस्टर्स हैं वो जिम की तरफ भागते हैं ज़्यादा, या कई लोगों का रहता है कि भाई अब कई प्रकार के चीज़ें आ गई हैं आज की डेट में। जी। योग के साथ साथ रनिंग है, स्पोर्ट्स है, सब करते हैं। सर आप योगा को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं आज के डेली रूटीन में सभी वर्ग के लोगों के लिए? जी जी। देखिए, आपको मैं एक चीज बताऊं, यह जो शरीर है यह बायोलॉजिकल परमात्मा का दिया हुआ मशीन है जी। इसमें 7 मुख्य हमारे ग्लैंड्स हैं जी। जो साइंटिफिक है। हाँ। पिनियन ग्लैंड है, सबसे ऊपर में है। ओके। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पर थायराइड और पैराथायराइड है। ओके। एड्रिनल ग्लैंड है, थैमस है, बिल्कुल। पेनक्रियाज ग्लैंड है और लेडीज में ओवरीज होता है, जेंट्स में टेस्टिस ग्लैंड। करेक्ट। ये जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारे शरीर में, तो ये शरीर को बैलेंस रखता है। बिल्कुल। ठीक है। अब इससे जो हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, अगर किसी भी ग्लैंड से ज्यादा हार्मोन्स का सेक्रेशन हो गया या कम हार्मोन्स का सेक्रेशन हो गया तो उसमें कई बीमारियां पैदा हो जाती है हमारे शरीर में। मन विचलित हो जाता है, मन काम नहीं करता है, कोई आदमी पागल भी हो सकता है, अनिद्रा का शिकायत भी हो सकता है, उनको स्किन डिजीज भी हो सकता है, आंख की रोशनी भी जा सकती है, शरीर में व्याधि हो सकता है, हड्डी का रोग हो जाएगा, चर्म रोग हो जाएगा, करेक्ट, लीवर, किडनी, सोराइसिस, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल। खास करके आप देखिएगा कि महिलाओं में थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। बिल्कुल होती है। तो ये सारे चीजें जो है, जितने भी ग्लैंड्स हैं, इस ग्लैंड्स से जो हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है उसको बैलेंस करने के लिए एकमात्र योग, आसन, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से ही उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिम जा रहा है जी, तो उससे हम अपने ग्लैंड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, ये जरूर है कि कोई आदमी साइकिलिंग कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, उससे आपके शरीर पर उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। इसलिए वॉकिंग तो सदाबहार एक्सरसाइज है, वॉकिंग करनी चाहिए। लेकिन जो जिम है वो मसल्स बनाने का होता है। ठीक है। कई लोग मोटा हो जाते हैं तो वो जाते हैं जिम में अपने फैट को रिड्यूस करने के लिए। तो आप अगर योग कर रहे हैं बचपन से तो आप फैटी हो ही नहीं सकते हैं। आपके शरीर में बैलेंस रहेगा हर चीज। तो उस बैलेंस को अगर अनियंत्रित हो गया, वह बैलेंस अनियंत्रित हो गया तो लोग को समझ में नहीं आता हमको करना क्या है। लोगों को क्षणिक सुख चाहिए तो चले जाते हैं जिम, चले जाएंगे, कुछ मेडिसिन ले लेंगे, कुछ प्रोटीन पाउडर ले लेंगे और उससे चाहते हैं कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। तो वह स्वस्थ नहीं रहा जा सकता है, वो क्षणिक है। अगर आप जिम छोड़ दीजिए तो फिर वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन योग ऐसा चीज है कि योग करने से आपका शरीर ही नहीं, मन भी बैलेंस रहेगा, मन प्रफुल्लित रहेगा, हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए योग जो है उसका कोई काट नहीं है, कि योग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप योग नहीं करेंगे दूसरा कुछ कर लेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। हो ही नहीं सकता है। हमारे ऋषि मुनि आज से 7,500 वर्ष पहले जब भगवान शिव इस धरती पर आए थे जी, तब से योग की क्रियाएं लोगों को दिया जा रहा है और लोग योग कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने यही तो योग की क्रिया बता करके लोगों को स्वस्थ रहने का राज बताया है कि आपको कैसे स्वस्थ रहना है। बिल्कुल।
बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। जी। तो सर आज जो इतने सारे आसन हैं, सबके मायने अलग अलग होते हैं। जी। तो एक स्वस्थ आदमी को डेली रूटीन में ऐसे कौन से प्रमुख, अब हर चीज तो करना संभव नहीं है जी। सबके लिए, तो आप ऐसा कौन सा कुछ चुनिंदा आसन या बताएं एक्सरसाइज जो करने से मतलब डेली रूटीन में आदमी कम से कम फिट रहे, स्वस्थ रहे और दिन भर अपना एक्टिव रहे आपके हिसाब से? देखिए, योग का जैसे मैंने बताया कि 8 अंग होता है, यम और नियम। तो यम तो हमारे जीवन में कंट्रोल करने की चीजें हैं कि हम यम को कंट्रोल करें। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यह जो है यम है। जी। नियम है 5, जिसमें सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यह नियम है। जी। अब हम अपने आप को इस चीज को पहले कंट्रोल करें कि हम यम को कंट्रोल करेंगे और नियम से चलेंगे। बिल्कुल। तो पहला है कंट्रोल करना और दूसरा है नियम पर चलना। तो उसके बाद तीसरा आता है आसन। करेक्ट। तो आसन जो है वह बहुत सारे हैं, लगभग 50,000 आसन हैं, अच्छा। जिसमें पशु पक्षियों के नाम पर आसन है। अच्छा। ठीक है। प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, जो चीज प्रकृति का है वो सब कुछ के ऊपर आसन का नाम है। अच्छा। तो डेली रूटीन में जैसे कि आपने बताया कि डेली रूटीन में हम सबों को क्या करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं कि व्यक्ति के ऊपर आसन उपयोग किया जाता है। अच्छा। हर आसन हर आदमी नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ आसन है जो सबके लिए। लेकिन जो व्यक्ति बीमार है, आप बोलेंगे नहीं यही आसन करो, नहीं संभव हो सकता है। कोई मान लीजिए पैरालाइज है, उसको बोलेंगे आप ये आसन करो तो नहीं हो सकता है। तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा करना है आसन। तो मैं जैसे बताया कि एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 10 आसन और 5 प्राणायाम प्रत्येक दिन करनी चाहिए। अच्छा। ठीक है। तो आसन करने का जो तरीका होता है वो 4 विधि है। पहला है कि लेट करके करने का, सीधा आप लेट गए, सीधा लेट करके आप करेंगे, फिर आप उल्टा लेट जाएंगे पेट के बले, दूसरा पोजीशन हो गया। तीसरा पोजीशन आप बैठ करके करेंगे और चौथा पोजीशन आप खड़े होकर करेंगे। बिल्कुल। तो ये 4 पोजीशन है करने का। ठीक है। तो जिसमें लेट करके करने का जो मुख्य रूप से कुछ आसन है जिसे हमें करना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति के लिए, उसमें सबसे पहले है पवन मुक्त आसन। पहला आता है पवन मुक्त आसन, करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उससे गैस्ट्रिक कंट्रोल होता है, गैस नहीं बनता है। अगर गैस बनी है तो वो रिलीज हो जाएगा। बिल्कुल। तो पवन मुक्त आसन से गैस खत्म होता है जी। और उसके बाद है मरकटा आसन। तो मरकटा आसन में भी 2 पार्ट होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 भी है उसका। लेकिन वो ऐसे नहीं करना चाहिए कि अपने मन से टीवी में देख करके। आपको किसी न किसी आचार्य के सामने में, आचार्य के मार्गदर्शन में करनी चाहिए आसन। ऐसे भी कोई भी आप अगर सीख रहे हैं तो बिना मार्गदर्शन का तो नहीं करना चाहिए। सही बात है, पता ही नहीं क्योंकि कितने एंगल में कितने डिग्री में आपको कौन सा पाँव कैसे उठाना है जी, जी। वो आपको पता नहीं चलेगा। आप टीवी में देख रहे हैं कि पाँव को ऐसे उठाना है, उठा लिए, लेकिन कितने एंगल में उठाना है, 45 डिग्री एंगल में उठाना है कि 90 डिग्री एंगल में उठाना है, वो आपको पता नहीं है। इसीलिए किसी के मार्गदर्शन में आसन करना है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि पवन मुक्त आसन, उसके बाद मरकटा आसन है, उसके बाद तीसरा है कंधार आसन। ओके। ठीक है। तो कंधार आसन जो है वो कमर के लिए है जी। ठीक है। और मरकटासन भी है, वो कमर के लिए है, घुटने के लिए है। ये हमें 3 आसन जो है नॉर्मल हर व्यक्ति को करनी चाहिए जी। ठीक है। अब आता है कि अगर बच्चे को भी हम कराएं तो उसमें एक और आसन ऐड हो जाएगा, वह है चक्रासन। चक्रासन। ठीक है। तो ये 4 आसन हो गया कि आप सीधा लेट करके आप उसको कर सकते हैं। बच्चे भी कर सकते हैं। हाँ, बच्चे भी कर सकते हैं, क्योंकि आसन तो बच्चों को भी करना है, बूढ़ों को भी करना है, जवान आदमी को भी करना है, महिलाओं को भी करनी है, सबको करनी, क्योंकि आसन सभी के लिए है। तो ये जो मैं 4 आसन बताया हूं, ये सीधा लेट करके। ऐसे इसमें कम से कम मैं आपको बताऊं
500 आसन है कि आप सीधा लेट करके कर सकते हैं। 500 अच्छा। एक पोजीशन में आप लेट करके। अब बढ़िया। जैसे अगर मुझे कोई बोले कि आप आसन करके दिखाइए, बिल्कुल मैं करके दिखा सकता हूँ। सही बात। ठीक है, तो ये आपको मैं बताया सीधा लेट करके। अब है कि फिर स्वस्थ व्यक्ति को और कौन सा आसन करनी चाहिए, तो आप उल्टा लेट जाइए पेट के बले बिल्कुल। और दोनों हाथों को सामने रख करके भुजंग आसन। तो भुजंग आसन जो है हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को ठीक करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की प्रवाह को बढ़ाता है, लंग्स को मजबूत करता है। इसलिए भुजंग आसन बहुत जरूरी है, जिसको हम सर्प आसन भी करते हैं। ठीक है, कई लोग सर्प आसन भी बोलते हैं, तो वो भुजंग आसन हम लोग बोलते हैं। तो एक तो भुजंग आसन हो गया। उसके बाद है दूसरा कि आप दोनों पाँव को पीछे करके और दोनों पाँव को आप बारी बारी से उठा करके आप शलभासन करेंगे। तो शलभासन जो है हमारे कमर के लिए है, क्योंकि बॉडी का जो वेट है वो कमर है और घुटना है। बिल्कुल। तो ये दोनों को ठीक रखने के लिए हमें आसन बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। और जब हम खाना खाते हैं तो पेट में डाइजेशन होती है, छोटी आंत बड़ी आंत, तो हमें पेट को भी साफ रखना है। इसलिए पेट के लिए आसन बहुत सारे हैं, उसको भी हमें करनी है। तो मैंने जैसे पहले बताया कि हम पहले सीधा होकर के फिर लेट करके 2 आसन मैंने बताया, और तीसरा आसन है वकासन। वकासन। ठीक है, तो ये 3 आसन आप लेट करके पेट के बले कर सकते हैं। तो पहले 4 आसन मैं बताया, फिर 3 आसन, 7 आसन हो गया। उसके बाद आप बैठ जाइए, बैठ करके आप अर्ध शीर्षासन कर सकते हैं। तो अर्ध शीर्षासन जो है वो हमारे शरीर में 2-3 चीज को बैलेंस करता है। पहला है कि अर्ध शीर्षासन से हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर ये दोनों को कंट्रोल करता है। अच्छा। ठीक है, और याददाश्त शक्ति को बढ़ाते हैं। ओके। तो बच्चों के लिए तो खास करके इसको करना चाहिए। और सर्वाइकल की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको भी राहत देती है। ठीक है, किसी को अनिद्रा का शिकायत होता है तो उसको भी अर्ध शीर्षासन करना चाहिए। बच्चों आपको रोक रहा हूँ, बच्चों में सर कोई उम्र तय है कि इस उम्र से ही योगा करना चाहिए? बच्चों में उम्र तो ऐसे कोई तय नहीं है। कई आप देखेंगे कि 2 साल के बच्चे भी आसन करते हैं, 3 साल के बच्चे भी आसन करते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं वो। लेकिन ऐसे 5 साल के बाद नियमित रूप से आसन करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। 5 साल के बाद हमारी ग्लैंड्स डेवलप होना चालू होता है, तो उस समय से हमें आसन करनी चाहिए। मन जो है उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता तो 5 साल से ही होता है। बिल्कुल। जब बच्चा क्लास PP2 या क्लास 1 में पहुंचता है, PP1 में पहुंचता है, तो उसी समय से बच्चों को आसन करनी चाहिए ताकि उसका मन सही डायरेक्शन में चले। सर ये जो लाइफस्टाइल डिसीजेज जो अभी बहुत कॉमन है, कुछ है जैसे डायबिटीज, BP, थायराइड, ये कॉमन देखने को मिलती है आजकल, और परसेंटेज इंडिया में इसके दिन ब दिन के अपन, मुझे लगता है डायबिटीज में, ब्लड प्रेशर में 1 नंबर पे ही आ गए हैं वर्ल्ड में। इसमें कितना इफेक्टिव है सर योग? देखिए, मैं आपको बताऊं, आज मेरा 42 इयर्स एज हो गया है। अच्छा। और ईश्वर कृपा से मैं आज तक कोई मेडिसिन मुंह में नहीं डाला हूँ। वाह। और कोरबा शहर में मेरे से जुड़े हुए लगभग 100-150 लोग हैं। अच्छा। जो कुछ भी होता है तो मेरे पास ही आते हैं। अगर सर्दी जुकाम भी होता है तो पहले मुझे ही पूछते हैं कि गुरुजी क्या करना है। अच्छा। तो आप जैसे बताए कि आजकल के भाग दौड़ की जीवन में लोगों को बहुत ज्यादा मानसिक तनाव होता है, बहुत ज्यादा। और मानसिक तनाव के कारण बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। लोग यह समझ नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या है। सही बात। थोड़ा सा सिर दर्द भी होता है तो मेडिसिन ले लेते हैं। मेडिसिन ले लेते हैं। अगर आप थक करके घर में आए, अगर आपको सुस्ती लग रही है तो आप दवाई ले लेते हैं। थोड़ी सर्दी हुई, दवाई ले लेते हैं। बिल्कुल। तो छोटे छोटे चीजें ऐसी है कि जीवन में शरीर है, ये बायोलॉजिकल मशीन है, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन उसको बैलेंस करने की आपको कला सीखनी चाहिए। ये तो जीने की कला है। अगर जीने की कला आप सीख गए तो सब कुछ सही रहेगा। तो आप जैसे बताए कि आज के जो जनरेशन है वो इतने ज्यादा परेशान है
छोटी छोटी चीजों को लेकर के इतने परेशान हो जाते हैं, इतने चिंतित हो जाते हैं, जिसके कारण उनके अंदर बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जिससे कि हार्मोन सेक्रेशन ज्यादा होने लगता है। अच्छा। और फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, चेक करते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि ये फलना फलना टेस्ट कराइए, और जब टेस्ट में उसका रिपोर्ट आता है तो उसको बोलते हैं आप ये दवाई खाइए। आप जिस दिन से मेडिसिन लेना चालू करेंगे, आपके बॉडी में एक अलग तरह का टेंशन क्रिएट हो जाएगा। एक आपके अंदर तो टेंशन था ही, उस टेंशन को दूर करने के लिए आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर एक मेडिसिन दिया आपको, एंटीबायोटिक या जो भी है, स्टेरॉइड दिए, उससे शरीर में अलग तरीके का टेंशन चालू हो जाएगा जो आपको दिखेगा नहीं। वो टेंशन जो है आपकी किडनी को, आपके लीवर को, आपके लंग्स को, आपके हार्ट को डैमेज करेगा धीरे धीरे। अच्छा। मेडिसिन जितने भी है ये स्वीट पॉइजन का काम करती है एक तरह से। इसका इफेक्ट आपको 10 साल 15 साल के बाद पता चलेगा। बिल्कुल सही। बहुत सारे ऐसे लाइफ मेडिसिन है कि आपको लेना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया तो आप तो डॉक्टर के पास जाएंगे, हाँ। दवाई लेंगे, पहले तो आप फर्स्ट एड लेकर के आप ट्रीटमेंट कराएंगे, तो उस समय आप दवाई लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लंबे समय कोई मेडिसिन ले रहे हैं। अगर आप लंबे समय मेडिसिन लेंगे तो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ेगा और उससे आपका और नुकसान होगा। तो जैसा कि आपने बताया कि आजकल के जो यंग जनरेशन है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत ही कम उम्र में। हाँ, बहुत कम उम्र में। तो उसका कारण यही है कि मन संतुलित नहीं है, मन बहुत चंचल है, संयम नहीं है। आज आप रोड पर चलिए, आपके गाड़ी में अगर किसी का या किसी के गाड़ी में आपका ठोकर लग जाए तो तुरंत वो गाली गलौज पर उतर जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। एग्रेसिव इतना हो जाता है बिल्कुल। कि वो उनको लगता है कि मैं सबसे बड़ा बॉस हूँ, वो गाली गलौज सब कुछ देना चालू करेंगे क्योंकि उसके अंदर नियंत्रण नहीं है। तो ये जो नियंत्रण खो दिया है लोगों ने, इसका कारण है कि उनके अंदर मेडिटेशन और योग की कमी है। तो सर इससे रिवर्स हो जाता है सर? बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति योग और मेडिटेशन ज्यादा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि 7 डेज मेरे पास आ जाए और मेरे संरक्षण में अगर योग और मेडिटेशन करे, मैं गारंटी देता हूँ कि 7 दिन में मैं उसका परिवर्तन कर दूंगा। अच्छा। मन परिवर्तन हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये जितनी भी बीमारियां हैं, जैसा कि आपने बताया शुगर है, डायबिटिक है, ये सारे बीमारियां कहाँ से उत्पन्न होती है? ये साइकोलॉजिकल है। आपको कुछ फिजिकली थोड़ा दिखेगा। हाँ। डायबिटीज के कोई पेशेंट है, आप उसको देख करके कैसे बोलेंगे इसको डायबिटिक है? नहीं बता पाए। नहीं पता ठीक है। चलता है। तो ये साइकोलॉजिकल बीमारी है। धीरे धीरे, जैसे बीपी है, दिखता थोड़े है, नहीं दिख। तो ये सारे बीमारी का कारण साइकोसोमेटिक है। ओके। और उसको ठीक करने के लिए मेडिटेशन और योग और प्राणायाम, इससे उसको हम ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जब कंट्रोल में आ जाएगा तो व्यक्ति अपने आप सही कर लेगा। सर मैं वो पूछ रहा था आपसे कि मेडिटेशन जैसा आपने बताया है, तो सर आज तो मैक्सिमम जितने मेरे टच में लोग हैं या मेरे ग्रुप में जो लोग हैं, मैं अपने आप को भी इन्वॉल्व करूं, वो कहीं पर भी पीछे बैक ऑफ द माइंड इतनी सारी चीजें रहती, कहीं आदमी बैठ ही नहीं सकता। 10 मिनट 15 मिनट कुछ ना कुछ उसके अंदर में चलता रहता है। तो मेडिटेशन करने के लिए तो सर बहुत ही अंदर से शांत मन चाहिए, ताकि उस मेडिटेशन को करने के लिए भी तो एक अंदर से हिम्मत और होना चाहिए सर, बैठ के कि अपन उस चीज को कर पाए। तो हर इंसान कर सकता है सर? देखिए, जैसा आपने बताया कि क्या हर व्यक्ति मेडिटेशन कर सकता है क्या? बिल्कुल सर। ये तो मैं आपको बताऊं कि एक बालकों के इंजीनियर थे और उनके पास 2 नहीं 3 मोबाइल हमेशा उनके बगल में रहता था। ठीक। और उच्च अधिकारी थे। रात के 3 बजे तक उनके पास मोबाइल आ रहा, कभी इससे बात करे, कभी इससे बात करे, कभी इससे, और वो परेशान रहते थे और नींद का टैबलेट लेते थे वो। मेरे पास आए और मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो बताया कि गुरुजी मैं सो नहीं पाता हूँ। अच्छा। मुझे 3 बजे 4 बजे फोन आ जाता है, मैं उठ जाता हूँ और मेरा कोई दिनचर्या नहीं है, मैं कैसे मेडिटेशन करूँगा, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखूंगा?
तो मैंने उनको बताया मेडिटेशन एक टेक्निक है कि आप चलते फिरते उठते बैठते कभी भी मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन का कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको 4 घंटा बैठना है, 2 घंटा बैठना है, 1 घंटा बैठना है। कैसे सर? मेडिटेशन एक टेक्निक है जो आप अपने मन को अगर आप कंसंट्रेट कर लिए, वो टेक्निक समझ गए कि आप अपने मन को कैसे बैलेंस करेंगे, तो फिर आप कभी भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। उसका सिंपल सा टेक्निक है जो 10 मिनट लगता है। हम बताते हैं कि कैसे आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करेंगे। अच्छा, ब्रेन को कंट्रोल करने का तरीका है, बात करते करते आप कैसे प्रफुल्लित हो सकते हैं। आप टेंस में है, तुरंत आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो उसका एक टेक्निक है। अच्छा, वो टेक्निक जब तक व्यक्ति नहीं सीखेगा, आदमी क्या सोचता है, आंख बंद कर लो, बैठ जाओ और बैठ जाओ ऐसे और ध्यान करो, मेडिटेशन हो गया। ऐसा नहीं है। वो तो परेशानियां दिमाग में आने लगती, जैसे सारी चीज आपके दिमाग में घूमता ही रहेगा फिर और आप जितना मन को केंद्रित करेंगे उससे ज्यादा मन भागेगा। बिल्कुल सही होता है सर ये। तो इसीलिए इसका एक छोटा सा टेक्निक है जिसको हर आदमी को सीखना चाहिए। जी जी। और जिस दिन आप उस चीज को सीख लेंगे, आपको मैं बता रहा हूं, आप कितनों काम कीजिए, मैं बोल रहा हूं कि आप डबल काम करना चालू कर देंगे। उसके बाद मन आपका परेशान नहीं होगा, आप मन व्याकुल नहीं होगा, आप परेशान नहीं होंगे, चिंतित नहीं होंगे। देखिए, 2 चीज होता है, एक होता है चिंतन और एक होता है चिंता। बिल्कुल, हाँ। तो चिंतन क्या होता है? व्यक्ति चिंतन कर रहा है तो उसमें कॉन्क्रीट कोई अच्छा कार्य के लिए चिंता कर रहा है। बिल्कुल, ठीक है। तो व्यक्ति अगर चिंता कर रहा है किसी चीज का, तो नेगेटिविटी होती है। चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन। ठीक है। तो चिंता करने से बोलते हैं ना, चिंता जो है वो चीता के समान है। जैसे चीता जलती है, वैसे ही ये एक रोग है, समझिए। तो इसको हमें अपने आप में डाइवर्ट करना है, चिंतन में जाना है। ठीक है। जैसे ही आप अपने आप को नेगेटिविटी में ले जाएंगे, सोचना चालू करेंगे, अरे मुझे ऐसा गाली दे दिया, अरे मुझे ऐसा बोल दिए, तो आपका मन जो है ना व्याकुल हो जाएगा, परेशान होएगा। और सबसे बड़ा चीज है, आपको अगर कोई कुछ बोल दे रहा है ना, तो आप अपने से उसको माफ कीजिए अंदर से। जिस दिन आप माफ करना चालू करेंगे दूसरों को, ये योग का एक अंग है, यम और नियम का। और उसमें ये कहा गया है कि आप दूसरों को माफ कीजिए। बिल्कुल। जैसे ही माफ करना चालू करेंगे, आप माफ कर ही नहीं पाते हैं। और जैसे ही माफ आप नहीं करेंगे, तो आपके अंदर ईगो और बढ़ जाएगी। इतना अहंकार हो जाता है कि आदमी धीरे धीरे और परेशानी फंस जाता है। आप माफ कर दो, कोई गाली दिया, आप माफ कर दीजिए। आप देखिए कि आप रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे ही आप माफ करेंगे, मन शांत हो जाएगा। और वो चीज ही नहीं कर पाता है आदमी, कोई आदमी नहीं कर पाता है। ईगो इतना बड़ा है। ईगो है तो शरीर में तो कुछ है ही नहीं। हमारे शरीर में क्या है? ये सारे नेगेटिविटी है। मन जब आदमी का व्याकुल हो जाए, तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर, जैसे मैंने बताया कि 7 ग्लैंड्स हैं, उसी तरह 7 चक्र भी है। सबसे शरीर में जो मुख्य 5 चक्र है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व को कंट्रोल करने का 5 चक्र है। ओके। तो सबसे पहले है मूलाधार चक्र, उसके बाद है स्वादिष्ठान चक्र, उसके बाद है मणिपुर चक्र, उसके बाद है अनाहत चक्र, उसके बाद है विशुद्ध चक्र। ये 5 चक्र है, 5 तत्व को कंट्रोल करता है। और उसके बाद है आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। तो यह 7 मुख्य चक्र है। तो इसमें 5 जो चक्र है, यह हमारे 5 तत्व को कंट्रोल करता है। तो जब आपको क्रोध आ जाए, तो इसका मतलब है आपकी अग्नि तत्व जो है वो बहुत अग्रेसिव है। आपका जो हार्मोन्स का सेक्रेशन है वो इतना जल्दी हो जा रहा है कि आपके बॉडी में हीट पैदा कर दे रहा है। तो हमारा जो नाभि होता है, वो हमेशा आप हाथ लगाएंगे देखेंगे गर्म रहेगा जी। तो ये अग्नि चक्र है। तो अग्नि चक्र को कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। जब आप ध्यान करेंगे एक एक चक्र का, तो मन अपने आप में शिथिल रहेगा, शरीर शिथिल रहेगा, मन शांत रहेगा। आप काम करते रहिए, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर।
उम्मीद करता हूँ दर्शकों की सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा। और एक छोटी सी गुजारिश है, इस चैनल को बढ़ाने के लिए, इस चैनल को नेशनल लेवल पे पहुंचाने के लिए आप सबका सपोर्ट, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमको इसी तरह प्रोत्साहित करते रहें, ताकि हर बार कुछ नए वर्ग के साथ, कुछ नए लोगों के साथ और बहुत जानी मानी हस्तियों के साथ आपके सामने हम लोग आ सकें। तो इस सेशन को आगे जारी रखते हैं। सर, बहुत ही अच्छा डिस्कशन चल रहा है और आपका इतना नॉलेज देख करके समझ में आ रहा है कि इसके पीछे की जो तपस्या रही है आपकी, वो बहुत ही ज़बरदस्त रही है। और अभी सर मेरे दिमाग में एक बात आई कि जो यंग लोग हैं सर, वो योग से अट्रैक्ट क्यों नहीं होते हैं, और क्यों जो चीज़ हम घर पे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कर सकते हैं, जिससे हमको मालूम है इसको करने, रेगुलर प्रैक्टिस में आने के बाद इससे सिर्फ लाभ ही लाभ है जीवन में, जीवन शैली में, मन शांत करने के लिए सब कुछ है, फिर भी आज यूथ जो है वो इससे दूर होता जा रहा है। और क्या रीज़न है कि बाकी जगह पे जो जिम्स हो गए, जो आपका जुम्बा हो गया, कई ऐसे एक्टिविटी पार्ट है जो अट्रैक्ट है, तो फैंसी अट्रैक्शन लगता है आपको, या आपको ऐसा लगता है कि योगा में वो इंटरेस्ट नहीं है, डेवलप हो पाता है यंग्स को? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि योग जो है वह एक विज्ञान है, साइंस है जी। और आज पूरे विश्व में लगभग 177 देश मान चुकी है कि योग जो है यह विज्ञान है। ओके। और जैसा कि आप बताए कि यूथ इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। पहले, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, जब मैं 2006 में कोरबा आया था, तो उस समय तो लोगों को योग का मतलब कुछ जानते ही नहीं थे। आज तो काफी लोग योग को जानने लगे हैं, कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ रही है। 40 साल के बाद जब आदमी को प्रॉब्लम चालू होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं, उसका रिएक्शन होता है, तब वो रिवर्स होते हैं कि नहीं, अब हमको योग, ध्यान, मेडिटेशन, नेचुरोपैथिक में जाना है, प्राकृतिक उपचार में जाना है। तो प्राकृतिक योग भी प्राकृतिक उपचार का एक माध्यम है। बिल्कुल। अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए और क्रोनिक बीमारी हो जाए, तो डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाता है। क्या आप किसी को देखे हैं कि डायबिटिक 100% मेडिसिन से ठीक होते हुए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि बस वो जो उसका पैरामीटर को बैलेंस करता रहता है बस। क्या कोई भी डॉक्टर किसी का बीपी को कंट्रोल कर सकता है, जड़ से खत्म कर सकता है? नहीं कर सकता है। मतलब मैंने तो नहीं देखा है। बिल्कुल। तो वही मैं बोल रहा हूं कि मेडिसिन जो है वह किसी चीज को जड़ से ठीक नहीं कर सकती है। तो ये चीज यूथ नहीं समझते हैं। तो लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा कि सिस्टम और सिम्टम दो चीज होता है। हमारा ये क्या है, सिस्टम है, और एक सिम्टम हुआ। जैसे मान लीजिए सिर दर्द हुआ, तो ये सिम्टम हुआ। तो हम सिम्टम का तुरंत, हमको सिर में दर्द हुआ, एक टेबलेट लिए, नाइस या कुछ भी लेकर के हम खा लिए, डिस्प्रिन ले लिए और खा लिए। जो भी हमको डॉक्टर सजेस्ट करता है, हम दवाई खा करके ठीक हो जाते हैं। तो हम क्या किए, सिम्टम को ठीक कर रहे हैं, हम सिस्टम को ठीक नहीं कर रहे हैं। जिस दिन यूथ को पता चलेगा कि हम अपने सिस्टम को तो बिगाड़ रहे हैं, सिस्टम को हम सही ही नहीं कर रहे हैं, सिस्टम के ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं, तो जब आप जड़ को ठीक नहीं करेंगे तो ऊपर तो खराब होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मेरा जो रिसर्च है वह यह है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, अगर सिर में दर्द हुआ, तो क्यों हुआ, उसका कारण क्या है। बिल्कुल। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि दवाई लेकर के 2-4 घंटे 5 घंटे ठीक रहते हैं, फिर हो जाता है। तो इसका जड़ है पेट। आज 90% जो बीमारियां हैं उसका जड़ है पेट। अच्छा। यूथ को ये चीज नहीं पता है कि हमारा जो सिस्टम है वह पेट है, और पेट क्या है, डस्टबिन है, उसमें सब कुछ डाल रहे हैं। आदमी क्या नहीं खाता आज के डेट में भाई, सब खा जाते हैं। आज आप भारत के किसी भी कोने में जाइए, आपको
90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो हर चीज का भक्षण करते हैं। तो पेट तो डस्टबिन बन गया है ना। यह जो पेट है इसमें क्या नहीं खाते हैं आप, जो भी मुंह से निकाली हर चीज खाते हैं। तो मेरा कहना है कि आप अगर इस चीज को नहीं समझेंगे कि हम अपने सिस्टम को सही करें, तो जब तक सिस्टम सही नहीं होगा तो आप आगे चल करके बहुत प्रॉब्लम में फंसेंगे। आप आज के यूथ को तो मैं यही बताऊंगा कि आप सबसे पहले योग और प्राणायाम को आत्मसात कीजिए, क्योंकि आने वाला समय जो है वह इससे भी विकराल होगा। नए नए बीमारियां बढ़ेगी, नए नए वायरस आएगा, नए नए चीजें आपके सोसाइटी में होगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको योग और प्राणायाम, नेचुरोपैथी में ही आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। मेडिसिन आप कुछ भी लीजिए, मेडिसिन से क्योर नहीं होता है। सिस्टम तो क्योर कभी नहीं होता है, सिम्टम थोड़ा बहुत क्योर हो भी सकता है, लेकिन सिस्टम ठीक नहीं होगा। इसीलिए यूथ को धीरे धीरे पता कब चलता है, जब वो 40 क्रॉस कर जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति है, अगर एक नदी को क्रॉस करना है तो वो क्या करता है, उस साइड में जो व्यक्ति नदी क्रॉस करके गया है तो उसको नहीं पूछता है कि आप कैसे गए। अगर वो बताएगा भी कि नहीं नहीं वहां गड्ढा है, उधर से न मत आओ, उस साइड से आप आओ, तैर करके आओ, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि नहीं जीवन का यह एक्सपीरियंस ऐसे चलना है। वो उसका गाइडेंस नहीं लेता है। सही है। वो बोलता नहीं मुझे ज्ञान है, मैं कैसे इस नदी को तैर करके जाऊंगा, कैसे मुझे पता है, आप क्या बताएंगे मुझे। जब वो जाता है एक ऐसे जगह पर जाता है कि वो डूब जाता है और उसके बाद उसका लाइफ खत्म। तो इसीलिए कहा गया है कि बड़े बुजुर्गों का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। यूथ आज के जो हैं वह क्या जानता है। आज लोग कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इसी सब में जो कुछ भी है, इसी चकाचौंध दुनिया से चीजों को सीख करके और यह भौतिक संपदाओं को एकत्रित करने में लगा हुआ है। आपका जो जीवन है यह भौतिक ही नहीं है, इसमें अध्यात्म भी है। आदमी अगर परेशान होता है तो सबसे पहले या तो मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा, गुरुद्वारा जाएगा, जा करके वहां पर हाथ जोड़ता है, माथा टेकता है, जब पूरा परेशान हो जाता है। तो आपके इस भौतिक दुनिया से ऊपर भी कुछ है, आध्यात्मिक दुनिया। तो आप अपने जीवन में जब तक अध्यात्म नहीं लाएंगे, और अध्यात्म क्या है, योग है, आपको योग को आत्मसात करना ही पड़ेगा, तभी आप जीवन में आगे सफल हो सकते हैं। नहीं तो आज देखिए ना, आप जैसा बता रहे थे कि बीपी, शुगर तो आम हो गई है, आम हो गया। और आने वाले समय में पता नहीं कितने बीमारियां आएगी। तो लोगों को अब धीरे धीरे तो आ रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे यूथ भी आते हैं, तरह तरह की बीमारियां हो रही है, लोग आते हैं, योग सीख रहे हैं, मेडिटेशन सीख रहे हैं, अपने जीवन शैली को सुधार रहे हैं, प्राकृतिक की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं इस माध्यम से। लेकिन कुछ लोग अभी भी इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। हाँ, समय आएगा तो जरूर फॉलो करेगा। सर, डॉक्टर जो प्रैक्टिस करते हैं, अपना MBBS डॉक्टर, MD डॉक्टर्स, पहले जब किसी की तबीयत खराब हो तो सीधे वो भागते हैं डॉक्टर्स के पास ही जाते हैं, कोई भी वर्ग के लोग हो। जी जी। तो कभी कभार वो भी पूछते हैं कि भाई हम तो योगा करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी तो जो मेडिसिन, एलोपैथी के डॉक्टर्स होते हैं वो क्या सपोर्ट करते हैं कि हाँ योगा करना चाहिए, या आप बोलते हैं कि भाई नहीं, दोनों चीज बैलेंस करके चलना चाहिए, कैसा आदमी क्या करे? देखिए, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में व्यक्ति को यह नहीं समझ में आता है कि हमें करना क्या चाहिए। वो ये चाहता है कि हमें क्षणिक लाभ कहाँ मिलेगा। तो जितने भी डॉक्टर हैं उनको भी पता है कि योग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम जड़ से अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। एक्सेप्ट नहीं करते हैं बस। बहुत सारे डॉक्टर हैं, आप कोरबा में ही देखिए, बहुत सारे डॉक्टर हैं। मैं आपको कई डॉक्टर ऐसे हैं जो डेली योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और वॉकिंग करते हैं। तो डॉक्टर की तो लाइन लगी है कि वो योग और मेडिटेशन में आगे बढ़ करके अपने आप को स्वस्थ
कर रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी है वह यह नहीं समझ रहा है कि हमें योग में आगे बढ़ना चाहिए। उनको लगता है कि नहीं, डॉक्टर क्या, डॉक्टर तो मेडिसिन देंगे हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि डॉक्टर खुद योग कर रहे हैं अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए। डॉक्टर खुद प्राकृतिक चिकित्सा ले रहे हैं, शिरोधारा ले रहे हैं, एक्यूप्रेशर ले रहे हैं, एक्यूपंक्चर ले रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, हमारे पास योग के लिए आते हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं। जी जी जी। तो ऐसा नहीं है, ये लोगों की मिथ्या है। लोग भ्रम में पड़े हुए हैं कि मेडिसिन से हम सही हो जाएंगे। मेडिसिन टेम्पररी है। हाँ, अगर आपको क्षणिक कोई बीमारी हो गई है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। क्रिटिकल बीमारी, अगर क्रिटिकल बीमारी है, आप दवाई लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल एलोपैथिक में मत जाइए, लेकिन आप एलोपैथिक को जीवन भर मत आत्मसात कीजिए ना। अगर आप जीवन भर आत्मसात कर लेंगे तो उससे तो बहुत सारी और बीमारी पैदा हो जाएगी ना। बिल्कुल। आज आप देखिए, कैंसर का जो रोग है वो ऐसे फैल चुका हुआ है कि समाज में हर 100 आदमी में एक आदमी कैंसर से पीड़ित आपको मिलेगा। पहले सुनने को नहीं मिलता था। पहले कैंसर का मतलब एकदम लगता था, अच्छा उस गांव में एक आदमी को है, उस शहर में एक आदमी को है। आज तो शहर में सैकड़ों आदमी बीमार है कैंसर से। बिल्कुल सही है। तो इतने सारे वायरस, इतने सारे बीमारियां हमारे समाज में लोगों के अंदर घर गया है कि जिसको डॉक्टर खुद समझ नहीं पाते हैं कि हम इसको कैसे उपचार करें। आज इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि इतने सारी बीमारियां कैसे हो रही है। डॉक्टर को, हमारे जो साइंटिस्ट है वो भी इसके ऊपर शोध कर चुके हैं कि योग एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आप कैंसर का अगर कोई रोग है, कोई रोगी है, तो आप उसको देखेंगे कि वो मेडिसिन के लिए जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। जो व्यक्ति अगर फर्स्ट स्टेज में है तो मेडिसिन लेकर के ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर 3rd 4th स्टेज में है, अगर ऑपरेशन करा लिए तो वो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं रहेगा। अच्छा, ईश्वर ही बचा सकता है, क्योंकि उसमें वायरस इतना ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर वह योग और मेडिटेशन आत्मसात कर ले तो उसकी लाइफ और बढ़ जाती है। और सर, बच्चों में जो आजकल जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी छोटी उम्र से स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल एडिक्शन के, घर का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, टीचर का प्रेशर। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, इनको एक ऐसा नहीं लगता है कि एक टाइम के बाद से रेगुलर इस प्रैक्टिस में लाना चाहिए? बिल्कुल, आप सही बोले, मेडिटेशन और योगा में, ताकि कभी भी एटलीस्ट उनको, इतने मासूम होते हैं छोटे छोटे बच्चे, को प्रेशर हैंडल करने का शक्ति जो है वो स्टार्टिंग से ही मिले और अपना जीवन में कभी भी वो डिप्रेशन में जाए ही नहीं, जो कि आजकल केसेस देखने को मिलते हैं। एग्जाम का टेंशन हो गया, टीचर का टेंशन हो गया, होमवर्क का टेंशन हो गया, उनके साथ साथ पेरेंट्स को भी वो चीज का टेंशन रहता है। देखिए, मैं आपको जैसा कि बताया कि बैलेंस लाइफ, अगर एक बच्चा अगर स्ट्रेस में है तो उसका कारण है उनके पेरेंट्स। अच्छा। क्योंकि माँ बाप अगर घर में परेशान है जी, माँ बाप अगर सही दिनचर्या को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बच्चे का भी लाइफ वैसे ही हो जाएगा। इसीलिए घर में सबसे पहला चीज है कि माँ बाप को एक संयमित जीवन जीना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए। आप अगर बात कर रहे हैं मोबाइल से, आपका बच्चा सुन रहा है, आप अगर किसी को मोबाइल पर झूठ बोल रहे हैं और अगर 2 साल का 3 साल का बच्चा सुन रहा है कि मेरे पापा झूठ बोल रहे हैं, तो वो धीरे से उस चीज को पकड़ेगा, सीख जाएगा, वही संस्कार उसमें आएगा। और आज स्ट्रेस जो बच्चे ले रहे हैं पढ़ाई का, उसका कारण क्या है कि बच्चे को हम एक अच्छा नैतिकवान इंसान नहीं बनाना चाहते हैं, उसको हम एक पैसा कमाने वाला मशीन बनाना चाहते हैं। सही बात है सर। और यही कारण है कि बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं। अगर उसको 90% मार्क्स नहीं आया तो स्ट्रेस में आ जाता है। हाँ, वो खुद ही आ जाता है। हम लोग पहले फर्स्ट डिवीजन आते थे 60%, तो हमारे माता पिता मिठाइयाँ बांटते थे। बिल्कुल, फर्स्ट डिवीजन आ गया बच्चा है, और आज 90% आने के बाद भी बोलते हैं कि अच्छा मेरा मार्क्स कम हो गया।
है ना। तो इतना प्रेशर दे दिए हैं पढ़ाई का, हम उसको मशीन बना दिए हैं। भाई आप मार्क्स लेकर क्या करेंगे? एक अच्छा इंसान बनाइए ना। आप अगर एक अच्छा इंसान बनाएंगे तो वो जीवन में बहुत कुछ करेगा। तो इंसान बनाने के ऊपर हम काम नहीं करते हैं। मैंने बताया ना कि जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस का कारण माता पिता है। घर में बच्चों को, अगर माता पिता दोनों कमाने वाले हैं, दोनों जॉब में हैं और बच्चा घर में अकेला है, तो बच्चा को संस्कार कौन देगा? स्कूल गया, स्कूल से घर आया, घर में मम्मी भी मोबाइल पर, पापा भी मोबाइल पर, बच्चा क्या होमवर्क कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, किससे बात कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो भी मोबाइल में ही लगे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं। बिल्कुल। कई माएँ ऐसी हैं जो चैरिटी में बिजी रहती है, वो सोशल चैरिटी में ही बिजी रहती है। कहा गया है कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। आप अपने बच्चों को चैरिटी दीजिए। बिल्कुल। जब आपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो समाज का निर्माण अच्छा होगा। अगर आप अपने बच्चों के ऊपर समय नहीं देंगे, बच्चे अच्छा नहीं बनेंगे। आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप सोचते हैं कि सुबह 5 बजे बच्चा उठ जाए और हम 7 बजे सो करके उठे, तो हम क्या संस्कार उसको देंगे? बिल्कुल। हम सुबह उठ करके बच्चे का देख रेख नहीं करेंगे। उसको सुबह उठ करके बच्चे को सबसे पहले आप मेडिटेशन कराइए, योग कराइए, उसको दिनचर्या सही बनाइए उसका, तभी तो बच्चा आगे चल करके स्वस्थ रहेगा। नहीं तो अभी से उसके अंदर 10 बीमारी पैदा हो जाएगा। तो ये चीज हमें सोचना चाहिए, समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को किस तरह का संस्कार दे रहे हैं। हम उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। अभी आपको पता है, मैं एक घर गया था, वो बच्चा रो रहा था, वो 1 साल का होगा मुश्किल से। जैसे ही मोबाइल हटाते थे रोना चालू। उसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मोबाइल में गेम लगा दिए। बच्चा एकदम मस्त मोबाइल में गेम को देख रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं और अपना एंजॉय कर रहे हैं। मम्मी को भी बड़ा अच्छा कि बच्चा तो मोबाइल में बिजी है और अपना मम्मी काम कर रही है, जो भी है। तो एक उसको बच्चे को एंटरटेनमेंट दे दिए कि बच्चा उसमें। पहले ज्वाइंट फैमिली होता था और उसमें दादा दादी बच्चों को खिलाते थे, रहते थे और बच्चों को एक अच्छा संस्कार मिलता था कि हमें कैसे बड़ों को आदर करना है, बड़ों का संस्कार, बड़ों को प्रति हमें कैसे आदर करनी चाहिए। ये सारे संस्कार की चीजें घर से मिलता था। आज न्यूक्लियर फैमिली में माँ बाप बिजी हैं, बच्चे को हम मोबाइल पकड़ा दिए हैं, बच्चा मोबाइल में 1 साल का बच्चा वो जब मोबाइल यूज कर रहा है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो जब 5 साल का होगा तो मोबाइल को छोड़कर सिर्फ किताब के ऊपर ध्यान देगा क्या? नहीं देगा, कभी नहीं होगा। इसीलिए बच्चों को आप बचपन से ही मोबाइल से दूर रखिए, उसको खिलौना दीजिए, खिलाइए, पार्क ले जाइए, साथ में घूमिए फिरिए, प्राकृतिक चीजों को दिखाइए, तब तो बच्चे प्रकृति से जुड़ेंगे। सही बात। उसको सेवा कराइए, आप अनाथ आश्रम ले जाइए, कहीं आप वृद्धाश्रम ले जाइए, गरीब लोगों का सेवा कराइए, बच्चों को साथ में ले जाइए। कम से कम रविवार का दिन ऐसा चुनिए जो साथ में बच्चों को ले जाए और आप घर में कुछ ऐसा पूरी सब्जी रोटी कुछ भी बनाइए, खिचड़ी बना लीजिए या फल ले लीजिए, बिस्किट ले लीजिए, आप गरीबों में बांटिए, आपका बच्चा भी साथ में जाएगा। तो उससे लोगों को लगेगा कि हाँ ये सही सेवा है। आप भूखे को अन्न दे रहे हैं, वही सेवा है। आप मंदिर में जाते हैं, आप वहां पर सोना चांदी चढ़ा करके आ गए, लेकिन आपके उसी मंदिर से गुजरता हुआ वहां पर एक गरीब आदमी बैठा है जो भूखा प्यासा बैठा है। तो आप बच्चों को ऐसा संस्कार दीजिए ना। बिल्कुल। तो तभी तो बच्चा स्वस्थ रहेगा, जीवन में आगे अपने लाइफ में अच्छा कार्य करेगा। आप चाहते हैं कि वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, पैसा कमाने का मशीन बन जाए, तो यह संभव नहीं है। सर, हेल्दी लाइफ में, आज के जो हेल्दी लाइफ के लिए 3 ऐसा कोई टिप्स अगर आपसे मैं पूछूं जी कि क्या देंगे आप एज अ योगाचार्य? देखिए, हर व्यक्ति अपने जीवन को अपने अपने हिसाब से जीते हैं। बिल्कुल। मैं जहां तक समझता हूं कि सबसे पहला चीज है कि सात्विक आहार, जो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो सात्विक आहार में क्या आता है वो मैं बता दूं। आहार 3 तरह का होता है। एक है सात्विक, राजसिक और तामसिक। 3 प्रकार का आहार होता है। तो यह जो तीनों आहार है
इन तीनों आहार के बारे में लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन सा आहार क्या होता है। तो मैं पहले आपको तीनों आहार के बारे में संक्षिप्त बता दूं, क्योंकि बताने के लिए तो बहुत कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। संक्षिप्त में बता रहा हूं। सात्विक आहार यह है कि आपको अगर 4 रोटी खाने का भूख है तो आप 2 रोटी खाइए। अच्छा। इसका मतलब यह है कि आपके पेट में 4 रोटी का जगह है तो आप 50% अन्न से भरिए, फिर आपका 50% बच जाएगा तो उसमें 1/3 जो है आप पानी डालिए। अच्छा। और 1/3 खाली रखिए तो प्रॉपर डाइजेस्ट होगा। और 24 घंटा में 3 से 4 बार ही भोजन करें। एक बार सुबह नाश्ता, सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में नाश्ता, दोपहर में 1 से 2 के बीच में आप लंच करें, और रात में भोजन आप सूरज डूबने से पहले बहुत लोग करते हैं तो वो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैक्सिमम 8 से 9 के बीच में। तो यह जो 3 समय का आहार है यह ग्रहण करनी चाहिए जी। और इसके बाद अगर कुछ भी आदमी खाते हैं तो वह सात्विक नहीं, वह राजसिक भोजन में आता है। अच्छा। और अगर यह टाइम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वह भी राजसिक आहार में आता है। एक समय में आपको 4 से 5 आइटम से ज्यादा नहीं खाना है। अच्छा। लोग क्या करते हैं 8-10 आइटम एक साथ खाते हैं तो वह भी राजसिक आहार में आता है। ठीक है। तो खाने का जो मैंने बताया कि सात्विक आहार को क्या खाना चाहिए, और प्याज लहसुन यह तामसिक भोजन में आता है, मांस मदिरा यह सब तामसिक में आता है जी। चाय कॉफी राजसिक में आता है। ठीक है। ओवर ईटिंग तामसिक में आता है कि यहाँ गले तक हम खा लिए, जो करते हैं लोग। हाँ, कैसे बहुत लोग होते हैं जो पार्टी में गए पूरा यहाँ तक खा लिए तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि अगर आपके अंदर 4 रोटी खाने का इच्छा है तो 2 ही रोटी खाइए आप। ठीक है। खाना खाने के 15 मिनट के बाद आप पानी पीजिए। ठीक है। तभी आपका डाइजेशन सही रहेगा, क्योंकि यह जो अग्नि है और इस अग्नि में अगर तुरंत पानी डाल दिए तो वो अग्नि बुझ जाएगी। अच्छा। है ना, इसी को बोलते हैं जठराग्नि, जठराग्नि। तो जब हम खाना खाते हैं तो उस समय लिबोटिन हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है और वह मिक्स होता है और भोजन को डाइजेस्ट होने में मदद करता है। हमारा जो छोटी आंत बड़ी आंत है वह छोटी आंत बड़ी आंत मिला करके 32 फुट होता है लंबाई। अच्छा। और 32 फुट आहार को जाने के बाद कम से कम 3 घंटा से 4 घंटा लगता है डाइजेस्ट होने में। और लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा भूख लगा कुछ मुंह में डाल दिए, फिर थोड़ा भूख लगा कुछ डाल दिए। चाय और कॉफी तो ऐसा पीते हैं कि जैसे लगे कि एकदम पानी की तरह पी रहे हैं। ये सारी चीज नुकसान करता है। चाय भी राजसिक में आता है। अच्छा। तो चाय कॉफी जो है वह भारतीय व्यंजन में है ही नहीं। हुआ चाय कॉफी, ये तो हमारा जब देश गुलाम हुआ तो विदेशी जब भारत में आए तो उन्होंने चाय पिलाना और कॉफी पिलाना हम लोगों को चालू करा दिया। नहीं तो उससे पहले चाय कॉफी यहाँ होता ही नहीं था। और लोगों में चाय को पीने का आदत भी हमारे भारत में अंग्रेज नहीं पैदा किया। तो यह जो चाय कॉफी है ये शरीर के लिए नुकसानदायक है, इससे गैस बनता है। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि सात्विक आहार लेना है। दूसरा है कि आप डेली एक्सरसाइज करें, योग करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। और तीसरा है संयमित बात करें। अच्छा। आप अगर बात कर रहे हैं तो संयमित बात कीजिए। आप ज्यादा बात भी मत कीजिए। आप अननेसेसरली आप कहीं बैठ गए हैं लेक्चर दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है। आप इतना बात कीजिए जितना से आपका काम चल जाए। आप ऐसा मत सोच कीजिए कि अरे मेरे अंदर बहुत ज्ञान है और आप एकदम दिए पड़े हैं लेक्चर, तो उसको बोलते हैं टॉकेटिव। तो अपने आप को जैसे 3 चीज आपने पूछा, तो एक मैंने बताया कि सात्विक आहार, दूसरा योग, और तीसरा अपने बातों को कम करना, संयमित बात करना है। जी जी, बहुत जरूरी है तीनों चीजें। यह 3 चीज आपने पूछा, तीनों चीज मैंने बताया। बहुत बढ़िया सर। और सर क्योंकि योग के साथ साथ आप आयुर्वेद में और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर थेरेपी में भी आप डील करते हैं, तो
इसमें क्या डिफरेंस है आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, तीनों में अगर आपसे मैं डिफरेंस पूछूं क्या है इसमें? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। लोगों को शायद पता नहीं है, हमारे भारत में योग तो हमारे ऋषि मुनि का देन है। आज से 7,500 वर्ष पूर्व से योग हम सब करते हुए आ रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, जैसा कि मैंने बताया, महर्षि पतंजलि जो थे, उन्होंने योग के बारे में जनमानस को बताया कि योग कैसे करना है और उसकी क्या विधि है जी। उसी तरह हमारे एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर है। लोगों को लगता है कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर यह बाहर की पद्धति है। अच्छा। जबकि यह बाहर की पद्धति नहीं है, यह भारतीय पद्धति है जी। कई लोगों को लगता है कि जो एक्यूपंक्चर है वह चीन की पद्धति है। ऐसा नहीं है, यह गलत है। ऐसा हमारे जो ऋषि मुनि थे वह पहाड़ों पर रहते थे पहले, और एक्यूप्रेशर का मैं एक छोटा सा कहानी बता रहा हूँ। एक्यूप्रेशर से कैसे बीमारी ठीक होता है। तो सबसे पहले पहाड़ पर क्या हुआ कि वो जो वैद्य थे वो उपचार करते थे लोगों को जी। तो उपचार करते करते एक दिन एक लकड़हारा जो है उनके पास आए और वैद्य जी को बोले कि मुझे पेट में दर्द हो रही है। अच्छा। तो उनको लीवर में सूजन था। वैद्य जो है ऐसे नाड़ी चेक किए और बताए कि इसको तुमको लीवर में सूजन है। तो उन्होंने कुछ कुछ बताया कि आप ये मत करो, ये मत खाओ, मिर्च मसाला कम खाओ, आप नॉनवेज का भक्षण मत करो, क्योंकि उस समय जंगलों में क्या होता है, कंदमूल और ये जो जानवरों को मार करके खाने का प्रक्रिया बहुत पहले से चली आ रही है। जी जी जी। तो इतना सारे चीज बताने के बाद वह जो लकड़हारा है वह चले गए जंगल में लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी काट करके वह नीचे उतर रहे थे पेड़ से, उसी से स्लिप करके वो नीचे गिर गए। अच्छा। और नीचे गिरने के बाद एक लकड़ी का टुकड़ा था किसी पेड़ का, और उसके पेड़ में यहाँ पर इस जगह पर गिर गया, ऐसे घुस गया पैर में। और यहाँ पर घुसने के बाद ये पॉइंट होता है हमारा लीवर का जी। तो यहाँ पर ऐसे वो लकड़ी का जो टुकड़ा था वो अंदर धंस गया। फिर वो बेचारे खुद से निकाल करके, खून निकल रहा था, उसको दबाए जैसे तैसे, और वो वापस आए। वापस आकर के फिर वैद्य जी के पास पहुंचे वो। तो तुरंत तो नहीं गए, तो 4 दिन के बाद गए, जब उसको घाव थोड़ा सा ठीक हुआ। तो फिर वैद्य जी उसका नाड़ी चेक किए इसे। नाड़ी चेक करके देखे, बोले तुम्हारा लीवर तो खराब था, ये अचानक से 2-3 दिन में तुम्हारा लीवर कैसे ठीक हो गया? तो बोले क्या किए तुम? तो बोले कुछ नहीं। वो कहानी बताई कि मैं गया था लकड़ी काटने के लिए, पेड़ से उतर रहा था, फिसल गया और नीचे गिरा, तो मुझे यहाँ जो है गड़ गया, लकड़ी गड़ गया। तब वो बताए तो वैद्य जी सोचने लगे कि वो जो जगह है उस जगह पर उसको दबाव डालने से या लकड़ी घुसने से उसका लीवर कैसे ठीक हो गया। तब उस पर उन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद पता चला कि वो जो पॉइंट है वो लीवर का पॉइंट है। अगर वहां पर हम दबाव डालें तो हमारा लीवर सही हो जाता है। अच्छा। तो वहीं से एक्यूप्रेशर का एक तरह से कहा जाए इन्वेंशन हो गया, और लोगों में धीरे धीरे वो वैद्य जी जो है वो एक एक पॉइंट को दबाते गए और उस पर रिसर्च करते गए, लीवर का, किडनी का, लंग्स का, हार्ट का। तो धीरे धीरे वो वहीं से पहाड़ में, वो इधर भारत की ओर इस साइड नहीं आकर के धीरे धीरे उल्टा वह चीन की तरफ चले गया, और वह चीन से वापस होकर के हमारे पास आया। तो हम बोलते हैं कि यह चीनी पद्धति है एक्यूप्रेशर को। और एक्यूपंचर? एक्यूपंक्चर जो है वह एक निडिल की पद्धति है। पतला सा निडिल होता है जो हमारे बॉडी में, जैसे मान लीजिए पॉइंट वही रहता है, ठीक है। जैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर किसी के सिर में दर्द है, ठीक है, तो आप मेडिसिन लेंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं
कि मुश्किल से 3 से 4 मिनट में आपके सिर दर्द को ठीक कर देंगे। अच्छा। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर से हम कैसे करते हैं, तो एक्यूपंक्चर का जो निडल होता है, उस निडल से ये जो पॉइंट है यहाँ पर हम दबाते हैं उसको, और उसको ऐसे अंदर में मांस के ऊपर धीरे से दबाव डाल करके प्रेशर से वो लगभग 1/2 इंच अंदर चले जाता है। निडल अंदर घुस जाता है। घुसने के बाद नस को इरिटेट करता है और नस को पंक्चर करता है। नस को पंक्चर करने के बाद जैसे आप देखेंगे, आप सिंपल भाषा में बता रहा हूं, अगर किसी पाइप में पानी अगर भर करके और उसमें अगर एयर भर गया हो, या किसी को हम ड्रिप चढ़ाते हैं, तो डॉक्टर लोग या जो नर्स होती है वो देखेंगे कि एयर निकालती है पाइप से। अगर एयर उसमें भर गया तो वो पूरा पानी का फ्लो सही से नहीं जाएगा, रुक रुक करके जाता है। बिल्कुल। तो बॉडी में भी वैसे ही नसों में एक फ्लो जो है जब रुक जाती है, तो हम लोग एक्यूपंक्चर करके नस को पंक्चर करते हैं और पंक्चर करके ब्लड की सर्कुलेशन को सही करते हैं। जब ब्लड की सर्कुलेशन सही हो जाता है तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाता है। सर ये सब सारे क्रिटिकल बीमारियों में, सभी क्रिटिकल बीमारी में जितने तो ऐसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं क्या, जो क्रिटिकल इलनेस है, कैंसर है या फिर किसी और इससे ग्रसित है? देखिए, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिक है, साइटिका है, बैक पेन है, और पैरालिसिस वाले हैं, हार्ट वाले हैं, लीवर वाले हैं, किडनी वाले हैं, सोराइसिस वाले हैं। अच्छा। आंखों का प्रॉब्लम लेकर के आते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो अभी थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो महिलाओं में हो रही है, वो सबसे ज्यादा आते हैं। बहुत ज्यादा है सर। तो ये हम एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर दे करके इसको ठीक करते हैं। तो इसमें सारे बीमारियों का इलाज होता है। और यही नहीं, हम कपिंग थेरेपी भी करते हैं। तो कपिंग थेरेपी से बॉडी में बहुत सारे नसों में वैक्यूम जो क्रिएट होता है, कपिंग थेरेपी से उसको हम ठीक करते हैं वैक्यूम करके। अच्छा। और एक न्यूरो थेरेपी होता है। तो न्यूरो थेरेपी क्या होता है कि हमारे शरीर में जितना भी नर्वस सिस्टम है, वेन है, उसमें अगर कहीं कोई नस दब जाती है, जैसे किसी को साइटिका होता है, तो साइटिका में क्या होता है कि हमारे L4 L5 के पास कमर में नीचे नस जो है दब जाती है जी। तो उस नस को हम कैसे बाहर निकालें, तो उसके लिए अभी हम एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर थेरेपी करके उसको हम ठीक करते हैं। इसमें कितना % रहता है सर चांसेस कि साइटिका का पेशेंट ठीक ही हो जाएगा? हमारे पास आज हम कोरबा में 20 वर्षों से हम कर रहे हैं। जी जी जी। और ईश्वर कृपा से 90% लोगों को मैंने ठीक किया, जो भी पेशेंट मेरे पास आए हैं। अच्छा। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर तो सीधा बोलते हैं कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। हाँ। इसमें तो आपकी जो नस है वो डैमेज हो चुकी है, आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। मेरे पास ऐसे सैकड़ों पेशेंट हैं जो ठीक हुए हैं। अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में भर्ती ऐसे पेशेंट थे जी। वहां से वापस आए हैं मेरे पास और ठीक हुए हैं। आज बिल्कुल मस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा। ऐसे बहुत सारे गृहिणी हैं, महिलाएं हैं जो घर में काम कर रही है, खाना बना रही है, सब कुछ काम कर रही है, टीचर हैं, बहुत सारे ऐसे व्यवसायी हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक हो गए हैं, बिल्कुल सही स्वस्थ हो गए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 100% इससे क्योर होता है। तो लाइफस्टाइल डिजीज में भी ये दोनों काम आते हैं सर? बिल्कुल 100% एकदम। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर जो है यह सर्टिफाइड ट्रीटमेंट है। ये सर, ये जो एक्यूपंक्चर है ये डायबिटीज के पेशेंट्स लोगों के लिए भी इफेक्टिव है या उसमें देखिए रिस्क रहता है? चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे वो बीपी हो, हर पेशेंट के लिए एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर दोनों थेरेपी उचित है और हम करते हैं। तो पेशेंट देख के आप तय करते हैं कि हमको इसको एक्यूप्रेशर देना है या एक्यूपंक्चर देना है? देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, नाड़ी का परीक्षण करते हैं। अच्छा। तो वात, पित्त, कफ, ओके। शरीर में 3 नाड़ी होती है मेन, तीनों का हम परीक्षण करते हैं जी। खाली पेट सुबह नाश्ता से पहले पेशेंट आते हैं, हम नाड़ी का परीक्षण करते हैं और
हाथ ऐसे लगाते ही जैसे हम किसी पेशेंट को हमको देखना होता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, बस बिना देखते बिना पूछे उनसे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, पहले हम हाथ पकड़ते हैं और देखते हैं ऐसे नाड़ी में, हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है, और मुझे पता चल जाता है कि इसके शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम है। अच्छा। और उसके बाद मैं चेक किया, चेक करने के बाद बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम है। फिर पेशेंट को लगता है अच्छा डॉक्टर तो बिना स्टेथोस्कोप के नहीं, स्टेथोस्कोप की तो बात अलग है, हाँ। वो तो पहले टेस्ट लिखेंगे और फिर टेस्ट का रिपोर्ट आएगा तब डॉक्टर बताएंगे कि ये बीमारी है। आप नाड़ी सिर्फ देख करके कैसे बता देते हैं, लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। तो ये हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषता है, खूबसूरती है कि योग और नेचुरोपैथिक में ऐसे ऐसे चीजें हैं जो कि बिना टेस्ट का आदमी को हम बता देते हैं कि ये इसके अंदर कौन सी बीमारी है। सर, और ये जो पंचकर्मा और ये थेरेपी होती है जो ऑयल से रिलेटेड होती है, ये किस चीज के लिए है सर, क्या इफेक्टिव है ये? देखिए, ये आप करते हैं अपने? बिल्कुल में? हमारा जो संस्थान है गुरुकुल योग एक्यूप्रेशर संस्थान, उसमें हम ये जो पंचकर्म चिकित्सा जिसके बारे में आप बता रहे हैं, पंचकर्म चिकित्सा भी हम करते हैं। हमारे पास हमने और भी डॉक्टर रखा हुआ है, थेरेपिस्ट रखे हुए हैं जी। तो इसमें बहुत सारे चीजें हैं। पहला है कि कम से कम आप सुबह में आप देखेंगे तो 4 से 5 ऐसे पेशेंट डेली आते हैं सुबह सुबह। उसको हम सबसे पहले सिरोधारा देते हैं। तो सिरोधारा जो है मन को शांत रखता है, हमारे मन को बिल्कुल शांत कर देता है। बहुत सारे ऐसी बीमारी होती है जो साइकोसोमेटिक होती है, जिसका उपचार कहीं नहीं होता है, डॉक्टर के पास भी नहीं होता है। तो हम सिरोधारा से उसका उपचार करते हैं। फिर मिट्टी का पट्टी का लेप लगाते हैं पेट के ऊपर। उससे क्या होता है, पेट का जो चर्बी है, फैट है, वो कम होता है। फिर हम स्टीम बाथ देते हैं। तो स्टीम बाथ से क्या होता है कि शरीर के अंदर जो रोम है वो खुल जाता है, और जब रोम खुल जाती है तो बॉडी में जो दूषित चीज है वो बाहर होता है और वो बॉडी अपने आप डिटॉक्स हो जाता है। जो मसाज की थेरेपी होती है, अलग अलग मसाज थेरेपी होता है पंचकर्म में, उससे पूरा बॉडी रिजनरेट हो जाता है। बॉडी में क्या होता है कि जितने भी सेल्स हैं वो हर 21 डेज के बाद रिजनरेट होता है जी। तो पंचकर्म में शरीर को हम स्वस्थ रखने का जो प्रक्रिया है उस पर हम काम करते हैं कि शरीर के एक एक अंग का उपचार होता है। सिर का हो गया, छाती का हो गया, पेट का हो गया, थाई का हो गया, पांव का हो गया, दोनों हाथों का, आंख का, नाक का, कान का, गले का, सबका उपचार अलग अलग होता है जी। तो ये पंचकर्म में हम करते हैं, और जो पेशेंट आते हैं, पेशेंट को देख करके कि इसको क्या बीमारी है, उसके हिसाब से हम वो उपचार देते हैं। तो ऐसा जब ट्रीटमेंट होता है तो अपन जो एलोपैथी ले रहा है उसके साथ साथ इसको कंटिन्यू करते हैं या उसको बंद करवा देते हैं? नहीं, देखिए क्या होता है कि जब भी कोई बीमारी किसी को होता है तो नेचुरली है वो पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, आप समझिएगा। बिल्कुल। तो इनिशियली वो मेडिसिन लेते हैं, और फिर जब मेरे पास आते हैं तो मैं एकदम से कोई मेडिसिन बंद नहीं कराता हूँ। धीरे धीरे हम अपना उपचार देते हैं। उपचार देते 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 15 दिन 20 दिन के बाद धीरे धीरे उसका मेडिसिन धीरे से छूट जाता है, और फिर वो पूरी तरह से नेचुरोपैथी में शिफ्ट हो जाते हैं, और उससे दोबारा मेडिसिन लेने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती है। अचानक से हम बंद नहीं कराते हैं, धीरे धीरे उसको शिफ्ट कराते हैं मेडिसिन को, और उसके बाद पूरा मेडिसिन छूट जाता है और वो नेचुरोपैथी में पूरी तरह शिफ्ट हो जाते हैं, और वो जी रहे हैं, बहुत अच्छे से जी रहे हैं। आज की डेट में सर आयुर्वेद को आप कैसा मानते हैं? ट्रीटमेंट कैसा है ये ट्रीटमेंट? देखिए, क्योंकि लोगों का इतना ही कहना है कि ये आयुर्वेद से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और इतनी मेडिसिन, इतनी कंपनियां इसमें अब आती हैं कि सबको लगता है कि भाई आयुर्वेदी तो है, खा भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये जो थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में रहता है, इसको जरूर दूर करिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी एक मेडिसिन है।
जो लिखा है उसमें बिल्कुल। उस लोगों को ये लगता है कि ये जो लिखा है वही इसके अंदर है। तो क्या आपके हिसाब से आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आयुर्वेद जो है वो पद्धति बहुत प्राचीन पद्धति है, वो आज की पद्धति नहीं है। आयुर्वेद जो दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक दवाई, वो जड़ी बूटी से बनी हुई है। हमारे प्राकृतिक में जो जड़ी बूटी है उससे ही बना हुआ है। और दो तरीके से आयुर्वेद का मेडिसिन लोग लेते हैं। एक डायरेक्ट उस जड़ी बूटी का सेवन करते हैं कर लिए, और एक उसका ट्रांसफॉर्म करके जो लैब में परीक्षण करके उसको एक्सट्रैक्ट करके दवाई बनाते हैं। उस फॉर्म में फिर जो हमारे बीएमएस वाले डॉक्टर होते हैं वो लिखते हैं मेडिसिन। तो आयुर्वेद का जो भी मेडिसिन है वो बहुत ही अच्छा है। एलोपैथ से तो 100% अच्छा है जी। एलोपैथ में जाने के बजाय आयुर्वेद में जाना चाहिए आदमी को, क्योंकि आयुर्वेद का जो भी मेडिसिन है उससे हमारे बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा। हाँ, ये जरूर है कि उसमें भी एक्सपायरी डेट होता है। अच्छा। ऐसा नहीं कि आयुर्वेद में मेडिसिन पर एक्सपायरी डेट नहीं होता, उसमें भी होता है। इसीलिए जब भी आप कोई दवाई लें आयुर्वेद का तो एक्सपायरी डेट देख करके ले, चेक करके ले। और आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो बहुत ही अच्छा है, हमारे जड़ी बूटी से बना हुआ है। हाँ। तो वो तो शरीर के लिए अच्छा ही होगा, उसमें नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। तो सर, एक मिथ और फैक्ट का एक सेशन छोटा सा एक है, तो आप इसको जरूर दूर करें। हो सकता है इससे काफी लोगों के दिमाग में जो बातें गलत चल रही हैं, सही चल रही है, वो क्लियर होगा। एक्यूपंक्चर सिर्फ दर्द के लिए होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्यूप्रेशर अगर किसी को हम करते हैं तो वो दर्द के लिए नहीं, बहुत सारे बीमारियों को ठीक करता है। इससे दर्द का कोई संबंध नहीं है। एक्यूप्रेशर से दो तीन दवाइयां सर, दो तीन दवाइयां, इलाज का नाम थोड़ा आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा एक्यूप्रेशर से। आप अगर कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम ये देखते हैं कि एक्यूप्रेशर से सबसे पहला जो हम आपको मुख्य रोग बता रहे हैं कि सर्वाइकल, स्पोंडिलाइटिक, बैक पेन, साइटिका, गैस्ट्रिक, ठीक है। और इंस्टेंट अगर देखना है तो वो फीवर, अच्छा, और हेडेक का तुरंत ठीक होता है एक्यूपंक्चर से। आयुर्वेदिक मेडिसिन हमेशा सेफ होती है, सच है ये? बिल्कुल सही बात है। आयुर्वेदिक मेडिसिन हमेशा सेफ होता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एक्यूप्रेशर से सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, एक्यूप्रेशर से देखिए ऐसा नहीं है। एक्यूप्रेशर से सर्जरी का कोई तालमेल नहीं है, लेकिन जहां पर जरूरत है सर्जरी का वहां सर्जरी की आवश्यकता होती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारे सर्जरी करने वाले जो डॉक्टर है वो भी मुझसे पूछते हैं कि आप साइटिका में तो इसको ऑपरेशन करना था, आप साइटिका कैसे ठीक कर दिए? तो साइटिका इससे ठीक होता है। लोगों को पता होनी चाहिए कि डॉक्टर अगर सजेस्ट कर दिया ऑपरेशन करना है, लेकिन मैं 100% बोलता हूं बिना ऑपरेशन का मैं ठीक कर दूंगा जी। नेचुरल थेरेपी का मतलब जीरो रिस्क होता है? बिल्कुल सही बात है कि नेचुरोपैथी जो थेरेपी है वह किसी डॉक्टर के गाइडेंस में अगर आप उपचार करा रहे हैं तो उसमें कोई रिस्क की बात ही नहीं है। लाइफ आपका अच्छा होगा, आपकी जीवन अच्छी होगी, आपका जीवन शैली अच्छा होगा। हर पेशेंट का ट्रीटमेंट एक जैसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर पेशेंट का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। जरूरी नहीं है कि आप एक ही, अगर हम एक्यूप्रेशर करते हैं तो सेम पॉइंट पर हम किसी को दबाव डाल रहे हैं तो हर व्यक्ति का पॉइंट अलग अलग बॉडी के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सेम चीज से सेम व्यक्ति को उसका फायदा हो, पॉइंट भी अलग अलग होता है शरीर में। जी। और सर, ये तो बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी और उम्मीद करता हूँ दर्शकों को इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा और पता भी चलेगा कि क्या सही है और क्या मिथ है। इसके साथ साथ सर, क्योंकि आपका खुद का ट्रीटमेंट सेंटर है तो उसके बारे में जरूर हमारे दर्शकों को बताइए कि ये तो ठीक है हमने बातें की, लेकिन कभी आपसे पर्सनली अगर कोई मिलना चाहता है, कुछ लाभ लेना चाहता है, तो अपने सेंटर के बारे में आप जरूर बताइए दर्शकों को। देखिए, मेरा जो
गुरुकुल योग केंद्र है, वह MIG 1/77 MP नगर, महाराणा प्रताप नगर, नियर कटहल गार्डन हमारा निवास है। और उसी निवास में ही हमारा ऊपर नेचुरोपैथी सेंटर है, जिसमें कि सुबह में हम 5:30 बजे से 7 बजे तक योग की कक्षाएं लगाते हैं जी। और उसके बाद हमारा उपचार चालू होता है, नेचुरोपैथी उपचार, जिसमें हमारे डॉक्टर भी हैं, हमारे थेरेपिस्ट भी हैं, मैं खुद रहता हूं। तो दिन भर उपचार चलता है और उपचार में हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं, जिसमें कि तरह तरह के रोग लेकर के आते हैं। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, सभी आते हैं और स्वस्थ होकर के जाते हैं जी। और लोगों को हम प्राकृतिक से जोड़ते हैं जी। क्योंकि आज का जो जीवन शैली है वो इतना अधिक तनावपूर्ण है लोगों का कि हर आदमी चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं। जी। तो उसके लिए हमने प्राकृतिक केंद्र का संचालन किया है। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य यह है कि व्यक्ति स्वस्थ हो। व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो परिवार स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा और देश स्वस्थ रहेगा तो देश का प्रगति होगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आज जो लोग भटक रहे हैं इधर उधर, मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं कि एक अभी 4-5 दिन पहले की बात है। मैं नाम तो नहीं लूंगा पेशेंट का, लेकिन मैं आपको बताऊं, सुबह 5:30 बजे मैं मेडिटेशन कर रहा था तो बेल बजा मेरे घर का। तो देखा कि एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर के मेरे गेट पर खड़ा है। मैं बाहर निकला, मैं पूछा क्या बात है, तो बोले गुरुजी आपसे मिलने आए हो, मेरा बच्चा रात भर हॉस्पिटल में भर्ती था और डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाया, रात भर उसको ग्लूकोज चढ़ाए हैं, लेकिन अब वो बोल दिए हैं कि इसका उपचार आपको बाहर ही करना पड़ेगा। तो मैं सोचा कि ऐसा क्या हो गया आपके बच्चे को। बोले कल तक ठीक था, रात में अचानक तबीयत खराब हुआ, हॉस्पिटल में भर्ती कराए और वहां छुट्टी कर दिया है और मुझे पता चला है कि आप जो है इसको ठीक कर सकते हैं। तो मैं बोला ठीक है, आप अंदर आइए। अंदर आए तो मैंने नाड़ी चेक किया, तो पता चला कि इसका नाभि घिसका हुआ है। अच्छा। तो जो धरण होता है नाभि, वो घिसका हुआ है। उसको बार बार टॉयलेट हो रही थी, डॉक्टर उसको मेडिसिन पे मेडिसिन दे रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। उसको बार बार टॉयलेट हो रही है, पूरा परेशान हो गया है, पेट में दर्द, पेट में मरोड़, एकदम ऐसे पेट को पकड़ा हुआ बालक आया। फिर मैंने नाड़ी चेक करके बताया कि इसका नाभि जो है घिसक गया है। फिर मैंने क्या किया, नाभि को चेक करना होता है। हमारी जो नाभि है, यहाँ से आप अपने दोनों नेपल को यहाँ से नापेंगे जी, तो आपको पता चलेगा कि किस साइड घसका हुआ है। अलाइनमेंट बॉडी का बिगड़ गया है। तो जो नाभि होती है, धरण जिसको बोलते हैं, वो अगर एक साइड हो जाए, चाहे राइट हो, लेफ्ट हो, नीचे हो, ऊपर हो, वो पता चल जाता है जी। तो सबसे बेस्ट तरीका है, आपको अगर पता नहीं हो तो आप अपने नाभि पर एक इंची टेप को रखिए, वहां से आप पकड़िए और अपने यहाँ नेपल पर रखिए, एक साइड का नापिए, फिर यहाँ से दूसरे नेपल पर रखिए और फिर देखिए अगर दोनों बराबर आ रहा है तो आपका नाभि सही जगह पर है। अगर उसमें कम और ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपकी नाभि घिसकी हुई है। जी जी। तो नाभि घिसकी हुई है ये उनको पता ही नहीं है, डॉक्टर उसको उपचार कर रहे हैं, उसका नाभि ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये चीजें जो है लोगों को पता नहीं है। तो मैंने उपचार किया और आधे घंटे में बालक एकदम खड़े होकर के, तंदुरुस्त होकर के और अपने घर वो अपने पिताजी के साथ चले गए। फिर शाम को दूसरे दिन आए, मैंने पूछा कैसा है, तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये उपचार की विधि होती है कि लोगों को पता नहीं है, परेशान हो जाते हैं। नेचुरोपैथिक में इसका इलाज है, हम तो हाथ देख करके तुरंत पता कर लेते हैं और हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत सालों से परेशान होते हैं। यहाँ से नहीं, कोरबा की छोड़िए, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, अकलतरा, हर जगह से लोग आते हैं
अंबिकापुर से लोग आते हैं कि सर आप जो ये उपचार करते हैं हमको ऐसा डॉक्टर इस एरिया में कहीं नहीं मिला। तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि चलो हम पैसे के लिए नहीं जी रहे हैं, हम लोगों के लिए जी रहे हैं, लोगों का उपचार करके हमें बड़ी खुशी मिलती है। एक छोटा सा मैसेज अगर शहर वालों के लिए हेल्दी रहने के लिए अगर आप दें तो बहुत अच्छा रहेगा सर। मैं सभी शहरवासियों को अपने तरफ से यही कहूँगा कि आप अपने जीवन को संयमित जीवन जिए और नियम से अपने जीवन को जिए। योग की जो क्रिया है, योग की जो हमारे ऋषि मुनि द्वारा दिए गए क्रिया है, महर्षि पतंजलि के द्वारा जो दिए गए अष्टांग योग है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे जो क्रिया हैं इसके बारे में आप जानिए और जान करके अपने आत्मसात कीजिए। और आहार को आप संयमित आहार लीजिए ताकि आप अपने जीवन को स्वस्थ रख सकें, तंदुरुस्त रख सकें और जीवन में आप आगे बढ़ करके अपने कार्यशैली को अच्छा कर सकें और अपने परिवार को, समाज को सुदृढ़ बनाइए। और मैं यही कहूँगा कि आप स्वस्थ रहिए, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आप अपने जीवन में संयमित जीवन को जीने की कला को सीखिए, यही मैं कहूँगा। नमस्कार सर। और इसके साथ साथ अगर 2 शब्द हमारे चैनल के लिए भी अगर बोल दें कैसा लगा आपको बात करके, क्योंकि हम तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जीवन जीने का तरीका अब इसके बाद थोड़ा चेंज करेंगे मैं तो अमल करूँगा। मैं चाहता हूँ साथ ही साथ और भी लोग इसको अपनाएं और कभी कहीं अटके तो आपके पास जा कर के सही तरीका ज़रूर सीखें। देखिए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे प्रिय विशाल जी इतने अच्छे ब्रॉडकास्ट जो पॉडकास्ट जो चैनल है इसके माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। ये एक सेवा का कार्य कर रहे हैं और मुझे बहुत ही कहते हुए गर्व हो रहा है कि आपके कार्य से हजारों लाखों लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। जी सर। और आपका यह जो कार्य है यह बहुत सराहनीय है और आगे भी आप इस तरह की नए नए सीरीज, नए नए चीज़ों को लोगों को बताइए ताकि समाज में लोगों को एक नए जानकारी मिले और लोगों को आपके द्वारा बताए हुए, आपके चैनल के द्वारा बताए हुए जो चीज़ें हैं वो मिले और आगे बढ़े। समाज को एक अच्छा जागृत कर रहे हैं आप और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। जी सर। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं विशाल जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आपने बुलाया और मुझे अपने चीज़ों को कहने के लिए समय आपके साथ मिला और ये बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, कृपा करके इसलिए बोलता हूँ कि हर छोटी चीज़ को बड़ा बनने में समय लगता है। मैं इसे प्रयास कर सकता हूँ। मैं आग्रह करता हूँ लोगों से कि मेरे साथ जुड़ें और अपने क्षेत्र के बारे में, अपनी सफलताओं के बारे में आज के लोग, यंग जनरेशन और छुपी हुई जो प्रतिभा है इनको आगे लाने की कोशिश करता हूँ ताकि इस चैनल को के माध्यम से कुछ नई चीज़ें आप तक पहुँचा सकूँ। और धीरे धीरे सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी बात की बात है, पर हाँ इस चीज़ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हमने जीने का तरीका और हेल्दी रहने का तरीका ना सिर्फ दवाइयों से बल्कि योग से और कई ऐसे माध्यम से, स्पेशली मेडिटेशन के बारे में जानने का मौका मिला। तो हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। और इंटरनेशनल योगा डे के दिन में ये पॉडकास्ट शूट हुआ, इसकी बहुत ही ज़्यादा खुशी है मुझे। और सभी फादर्स को मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू सो मच।